बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग असेसमेंट, रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स का एरिया देख रहे हैं। जनरली ये एरिया अगर हम एवरेजली देखें तो फिर एग्ज़ाम में 10-12 नंबर यहाँ से टच हो जाया करते थे, लेकिन कुछ 1-2 अटैम्प्ट से एग्ज़ामिनर ने इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये आपकी अटैम्प्ट में अचानक से फिर इम्पोर्टेंट हो सकता है। बिकॉज एग्जामिनर बाद दफ़ा क्या करता है, एक चैप्टर की जान छोड़ता है और फिर अचानक से दोबारा उस चैप्टर में दाखिल हो जाता है। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम इस पे अंदर जो कुछ काम कर लिया था, हमने 120 से शुरू किए थे। नॉर्मल असेसमेंट 120 में हो गई जी, फिर 121 में बेस्ट जजमेंट हो गई, 122 में अमेंडमेंट हो गई, फिर 122 ए का जिक्र हुआ, 122 बी का जिक्र हुआ और 122 डी का जिक्र हुआ। ठीक है ना, 122 डी तक कल हम पहुंच गए थे। 122 डी में कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर टैक्स पेयर जो है वो एक प्रपोजल बना के कमिश्नर को अप्लाई कर दे कि यार मेरा केस जो है वो किसको रेफ़र कर दें, ओवरसाइट कमेटी को रेफ़र कर दें। उसमें वो अपनी एक प्रपोजल दे के जनाब मैं इस शो कॉज के अगेंस्ट जो है वो इतने पैसे जमा करवाने के लिए तैयार हूँ, तो फिर जो है वो उसका केस उधर रेफ़र कर दिया जाए। फॉर द टाइम बिंग 122 की जो हियरिंग हो रही थी उसको रोक दिया जाए और इधर आ जाया जाए। इधर आकर क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें कल हम देख कर गए थे, इसको हम कल मुकम्मल कर गए थे। ऐसे ही है। इसके अंदर सिर्फ एक बात थी कि ये यहाँ तक हमने ये वाली स्लाइड कल अभी नहीं देखी थी, इसको देख लेते हैं। ये था कि ये जो ओवरसाइट कमेटी बनेगी इसमें कौन लोग शामिल होंगे। ठीक है ना। द कमेटी शैल कंप्राइज फॉलोइंग टैक्स अथॉरिटी। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस कमेटी में शामिल होगा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एंड एडिशनल कमिश्नर, ये यहाँ से लोग शैल कंप्राइज द फॉलोइंग टैक्स अथॉरिटी। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। वो कहता है यार ये वाला फायदा वो लोग नहीं उठा सकते। कौन सा फायदा? 122 डी का, इन केस इन्वॉल्विंग कंसीलमेंट ऑफ इनकम। अगर किसी ने इनकम कंसील की हुई है तो फिर नहीं किया जा सकता। और वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ अफेक्ट आइडेंटिकल अदर केसेस, या वो कोई ऐसा नुक्ता उठा रहा है कि अगर हम उसकी इस प्रपोजल को मान लें तो कल को बाकी के सारे लोग आ जाएंगे कि भाई ये तो आपने इसका मतलब है ये इंटरप्रिटेशन कर दिया, अगर ये इंटरप्रिटेशन कर दिया तो फिर हमारे ऊपर भी ये उसूल लगाएं। तो कोई ऐसे केसेस जहां इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, वहां हम कोशिश करेंगे कि इसको ना छेड़ें, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जैसे मैंने कल आपको कहा कि जी एडवांस जो है वो सेल है कि नहीं है, अगर इस तरह का मामला आप सेटल छेड़ने लगे हैं तो वो तो सारे आइडेंटिकल केसेस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। इसका मतलब है ये ज़्यादातर, अभी हम अपील में जाएंगे तो एक बात अभी आज हम करेंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, उसके ऊपर अभी इसको लिंक करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी बात ये समझ आ जाएगी। इसके बाद आ जाता है जी 123। बस यहाँ पर वो नंबर हमारे ख़त्म हो जाएंगे जो हमने याद करने थे। ठीक है ना। 123 आ गया जी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर हमें याद रखने हैं। एग्जामिनर नंबर के अगेंस्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते। ठीक है ना। 7वां और आखिरी आ गया प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस। प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरीली, वक्ती तौर पे, फॉर द टाइम बिंग। ठीक है ना। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्रोविजनल असेसमेंट, कि अगर हम कोई, प्रोविजनल का मतलब होता है हम कोई कंप्लीट फॉर्मेलिटी पूरी ना करें, हम एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना देते हैं, हम एक प्रोविजनल काम कर लेते हैं। इसी तरह हमने एक असेसमेंट कर ली है, कैसी? प्रोविजनल। कहाँ अप्लाई होगा? ये आम तौर पर अप्लाई होता है अगर कोई कंसील्ड एसेट हमारे सामने आ जाए, किसी बंदे का कोई कंसील्ड एसेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई इनकम हमारे सामने आ जाए, कोई जाहिर है मटेरियल अमाउंट कोई अचानक हमें पता चल गई किसी बंदे की,
अब एक इख्तियार तो है कंसील्ड असेसमेंट पता चली है, तो आप फौरन देखें कि यार इसने रिटर्न में शो नहीं की, तो 122 की अमेंडमेंट कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। बात समझ आ रही है? 122 की अमेंडमेंट कर लेते हैं। लेकिन कमिश्नर का दिल कर रहा है नहीं यार अमेंडमेंट नहीं, उसको लग रहा है कि ये अमेंडमेंट वाला प्रोसेस तो ज़्यादा स्टेबल प्रोसेस है, नहीं हम एक प्रोविजनल काम कर लेते हैं 123 में। क्या जी? इसकी एक प्रोविजनल असेसमेंट कर देते हैं। क्या मतलब हुआ? पहली तो बात है कंसील्ड एसेट की एक डेफिनेशन आ गई। कंसील्ड एसेट मीन एनी प्रॉपर्टी और एसेट विच वाज एक्वायर्ड फ्रॉम इनकम चार्जेबल टू टैक्स। अगर कमिश्नर के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई कि कोई लोकल एसेट उसको पता चल गया कि ये कंसीलमेंट हुई हुई है, where a concealed asset of any person is impounded by any department or agency of the federal government or provincial government, the commissioner may at any time before issuing any assessment order under section 121 best judgment की बजाय या 122 यानी अमेंडमेंट की बजाय वो क्या करे, 123 में लाकर प्रोविजनल असेसमेंट कर दे उसकी। ठीक है ना? प्रोविजनल असेसमेंट का क्या मतलब है? issue to the person a provisional assessment order or provisional amended assessment order as the case may be for the last completed tax year of the person taking into account the concealed। वो कहता है यार आप एक काम करें, अभी हम आज की तारीख में खड़े हैं, कोई कंपाउंड कोई एजेंसी ने हमें कोई एक बात बताई, आज क्या तारीख है? 4 जनवरी। लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर कौन सा है? 30 जून 2023 यानी टैक्स ईयर 2023। हम क्या करें, हमें कोई किसी बंदे का पता चला कि यार उस बंदे के पास ये 20 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी है, तो हमने कहा कि यार 20 करोड़ रुपया जो है उस बंदे की इनकम है, कहाँ डाल दें? 2023 में लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर में डाल के और एक प्रोविजनल असेसमेंट करके उसका टैक्स बनाकर उससे टैक्स डिमांड करें, बजाय इसके कि हम या तो 121 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करें या 122 में जो इसने ये रिटर्न जमा कराई है इसको अमेंड करने की कोशिश करें। नहीं किया ना। कंसील्ड का तो मतलब है कि इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया हो। ठीक है ना? इसका नहीं वो मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। जब भी अमेंडमेंट होगी, जब भी क्या है 121 लगे, क्या है 122 लगे, क्या है 123 लगे, बल्कि क्या है 120 लगे, 120 तो आप खुद ही लगा रहे होते ना अपने ऊपर। जब भी कोई भी काम होगा और एक असेसमेंट ऑर्डर क्रिएट होगा तो आपकी इनकम डिटरमिन होगी, उस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, उस टैक्स में से जो टैक्स पे हो गया वो हमेशा ही माइनस होना है, बाय डिफॉल्ट उसने माइनस होना ही होना। ठीक है ना? वो 121 में भी होना है, 22 में भी होना है, 23 में भी होना है। असेसमेंट होने का मतलब है आपकी इनकम को दोबारा कैलकुलेट किया गया कि भाई हमारे हिसाब से आपकी इनकम इतनी बनती है, फिर कैलकुलेट किया गया इसके ऊपर टैक्स इतना बनता है, फिर कैलकुलेट किया गया टैक्स ऑलरेडी इतने पे हुए हैं, फिर कैलकुलेट किया गया इतना आपने पे करना है, और फिर नीचे जब भी असेसमेंट हो रही है सिवाय 120 के, क्योंकि 120 में सेल्फ असेसमेंट हुई, उसके नीचे साथ लिखा हुआ है कि अगर आप इस ऑर्डर से एग्री नहीं करते तो आप अपील कहाँ कर सकते हैं। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी। द कमिश्नर शैल फाइनलाइज अ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर और अ प्रोविजनल अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर एज सून एज प्रैक्टिकल। यानी ये आम तौर पर हम प्रोविजनल असेसमेंट जब करते हैं, जब हम कहें कि यार अगर इस बंदे को हमने कोई और नोटिस जारी किया ना तो इतनी देर में तो ये भाग जाएगा, तो आप सबसे पहले क्या करें, उसको प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जारी करें। अच्छा जी, अभी जिक्र हुआ था कि कहाँ से आएगा ये? फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज वगैरह से। फेडरल गवर्नमेंट हैज impounded concealed property of Mr. Kamran worth 50 million on 15 December 2021. What legal options are available to the commissioner in the above case? कब किया है? 15 दिसंबर। कौन सा टैक्स ईयर कंप्लीट हुआ होगा? 30 जून 2021 वाला।
तो उसके अंदर इनकम में ऐड करें और क्या कर दें, उसने इनकम में ऐड करके टैक्स डिमांड करें। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, उसके बाद आ गया ऑफशोर एसेट। ऑफशोर का मतलब हो गया फॉरेन एसेट्स। Where an offshore assets of any person not declared earlier is discovered by the commissioner or any department or agency of federal government or provincial government, the commissioner may at any time before issuing any assessment order under section 121 or amended assessment order under section 122 issue to the person a provisional assessment order or provisional amended assessment order as the case may be फॉर द लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर। सिर्फ एक फ़र्क है, वो लोकल पर अप्लाई कर रहे थे और अब हम ऑफशोर। इसका मतलब है कोई अगर फॉरेन एसेट्स पकड़ा जाए तो तब भी यही उसूल रखेगा कि हम लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर में लाकर उसको क्या कर लेंगे, टैक्स कर लेंगे। ठीक होगी बात जी? और अब हम फॉरेन की बात कर रहे हैं। एजेंसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट हैज इंपाउंडेड कंसील्ड प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर कामरान वर्थ 50 मिलियन ऑन 15 दिसंबर इन यूएसए। बस इतना फर्क है, वो पाकिस्तान में आ रही थी और ये पाकिस्तान से बाहर आ गई। दोनों सूरतों में एक ही उसूल है। जाहिर है किसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर लगेगा? जो रेजिडेंट होगा। जो नॉन होगा उसके तो फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन इनकम हमारे से रिलेटेड है ही नहीं है। क्लियर हो गई बात जी? तो ये सेक्शंस अब हमें याद हो गए, 120, 121, 122, 122 ए, 122 बी, 122 डी, 123। क्लियर होगी बात जी? याद हो जाएंगे सारे। आपने इसे रटा लगा लेना है, अर्लीस्ट इसको रटा लगा लेना है, इसको याद कर लें, इसको तैयारी पकड़ लें अपनी। जी सर, अगर एक बंदा पहले नॉन रेजिडेंट था तब तो उसने प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन बाद में वो रेजिडेंट हो गया, फिर भी उसकी जी बिल्कुल होगा। जब ये जैसे आप रेजिडेंट हुए, ये नहीं, ये हमने कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पढ़ा कि आपने वो एसेट रेजिडेंट होते बनाया था कि नॉन रेजिडेंट हो। जिस साल आप रेजिडेंट हैं आपने ग्लोबल एसेट्स लाइबिलिटीज डिक्लेयर करनी है, और अगर आप रेजिडेंट नहीं हैं तो फिर आपने लोकल करनी है। ठीक है ना? अच्छा जी, और आगे चलते हैं। कंसीलमेंट ऑफ इनकम इंक्लूड्स द सप्रेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीट लाइबल टू टैक्स। अगर आपने कोई कम शो कर दी तब भी इनकम कंसील हो गई। क्लेमिंग एनी डिडक्शन एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअली इनकर्ड, कोई ऐसा एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं जो असल में आपने किया नहीं है, तब भी आपकी, यानी हर वो कॉन्सेप्ट जो आपकी इनकम को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, वो कंसीलमेंट ऑफ इनकम कहलाएगी। All of the above will only be considered as concealment of income if it is proved that taxpayer has knowingly and willfully committed these acts। एक है ओमिशन हो गई है, रह गई है, तो वो तो एक गलती है, वो तो एरर है, वो तो आप रिवाइज रिटर्न में ठीक करवा लेंगे। और जब गलती होगी तो वो असल में बंदा क्लेम भी ऐसे ही कर रहा होगा ना, वो कहेगा अच्छा जनाब गलत हो गया था, लेकिन ये तो मैंने यहाँ से पैसे पे, उसके पास उसका प्रूफ होगा ना। कोई एक मैंने प्लॉट खरीदा है और वो डिक्लेयर्ड होने से रह गया है, लेकिन भाई नहीं, मेरे पास खरीदने का प्रूफ होगा, पैसे देने के प्रूफ होंगे, सारी चीज़ें होंगी। वो केस उस तरह थोड़े चल रहा होगा जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का चल रहा था कि जो चीज़ मानते थे उस केस में, जब वो सारे केसेस चल रहे थे, हम उस पर हर एंगल से तनकीद करते हैं। एक एंगल ये है कि गवर्नमेंट ने उस वक्त बड़ा बाइस्ड होकर वो सारे केसेस चलाए, टारगेट करके चलाए, लेकिन एक दूसरी तरफ ये है कि क्या केसेस वो जेन्युइन नहीं थे? बिल्कुल जेन्युइन थे। आज तक नून लीग दोबारा, इनके पास कोई जवाब नहीं है उन सारे एसेट्स का कि वो पैसे कैसे गए, कहाँ से आए थे, क्या आए थे, इसका कोई जवाब नहीं। चोरी तो है, वो कभी कतरी खत ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन हम कह रहे हैं ठीक है, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि असल में उस वक्त जो चीज़ें गलत हुई इसमें ये कतन कहीं नहीं हो सकता हम ये कहें कि यार नहीं उन्होंने चोरी नहीं किए हुए थे पैसे, नहीं पैसे तो वो ऐसे ही हैं, डर्टी मनी है सारी की सारी वो, ठीक है ना। लेकिन जैसे उसको हैंडल किया गया वो भी डर्टी वे था, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है, आज भी डर्टी वे है, ऐसे चलना ऐसी है ना निज़ाम। आज भी आप एक दूसरे इदारे को कर रहे हैं, दूसरी जमात को कर रहे हैं, खैर है नहीं हो, ऐसे ही है ना। ये इमरान खान भी बाइज्जत बरी होंगे बाद में, ऐसे ही है ना, ज़रूरत की बात है ना।
एक इदारे को एक जमात की ज़रूरत पड़ती है, उसको खड़ा कर लेते हैं, फिर जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है उसको कहते हैं साइड पे करो, फिर दूसरे को खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही चलता है निज़ाम हमारा, ऐसे ही है। एविडेंस ऑफ असेसमेंट, वो कहते हैं यार ये जितनी असेसमेंट हम ये कर रहे थे, ये वाली असेसमेंट, इसका एविडेंस क्या है? एन असेसमेंट ऑर्डर इशूड विल नॉट बी क्वेश्ड और considered void for want of form and considered as invalid because of reason of any mistake if taxpayer is designated in it according to the common। वो कहता है यार क्वैश का तो मतलब होता है ख़त्म हो जाना। वो कहता है एक असेसमेंट ऑर्डर आया आपके नाम पे आया, वो कहता है वो ख़त्म नहीं होगा, वो क्वैश नहीं हो जाएगा। किस वजह से? फॉर want of form। form means substance over form। ये फॉर्म से मतलब है लीगल फॉर्म। यानी फर्ज करें एक असेसमेंट ऑर्डर मेरे नाम पे इशू हुआ और मेरे नाम के स्पेलिंग ही वहाँ गलत लिखे हुए हैं, तो मैं कहूँ यार ये तो मैं हूँ ही नहीं। वो कह रहा नहीं ये नहीं है। अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग से पता चल रहा है मुझे डिलीवर हुआ है, मेरा नाम है, भले उसके ऊपर कोई मेरे पर्टिकुलर थोड़े बहुत गलत भी लिखे हुए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये मेरा तो ये नाम ही नहीं, मेरे ये स्पेलिंग ही नहीं है, मैं क्यों इसका जवाब देता, भाई ये मेरे ऊपर तो अप्लाई नहीं हो रहा था। वो कहते नहीं ये इस वजह से क्वैश नहीं होगा। या कंसिडर्ड एज इनवैलिड बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ एनी मिस्टेक, जैसे मेरे घर का एड्रेस गलत लिखा हुआ है, मेरा CNIC नंबर गलत लिखा हुआ है, कोई ऐसा मिस्टेक है, लेकिन कॉमन अंडरस्टैंडिंग से पता चल रहा है कि मेरे से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है मुझे उस नोटिस का जवाब देना है। ये वाला मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जा सकता। जी नहीं ऐड नहीं होंगे ना, फिर नोटिस आएगा ना, उसका जवाब दे देंगे। असेसमेंट ऑर्डर भी फर्ज किया प्रोविजनल असेसमेंट हो गई है, कोई बात नहीं हो गई है, मेरे पास एक नोटिस आ गया, अब मैं राब्ते में है, मैंने कहा नहीं जनाब मैं उसका जवाब दूंगा ना। जब जवाब दूंगा तो जब कंसीलमेंट ऑफ एसेट नहीं होगी तो मेरे पास उसका जवाब होगा ना, मेरे पास उसका सोर्स जस्टिफाई करने के लिए वजह होगी, मेरे पास वाइट सोर्स ऑफ मनी अवेलेबल होगा। वो मेरे से पूछना तो उन्होंने यही है ना कि ये 5 करोड़ रुपए की चीज़ खरीदी है, पैसे कहाँ से आए, तो मैं कहूँगा यार ये जनाब हमने राइज में पढ़ाया, ये मुझे सैलरी मिली, ये मेरा डिविडेंड आया, ये मेरा सैलरी का टैक्स कटा हुआ था, ये डिविडेंड का टैक्स कटा हुआ था, यहाँ से ये पैसे क्रिएट हुए, इससे मैंने प्लॉट खरीदा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कतरी खत आ जाएगा और इधर से आ जाएगा और उधर, ये नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली जब आपके पास वाइट सोर्स ऑफ मनी होगा तो फिर आप जब भी कभी शो कॉज होगा तो आप उसे जस्टिफाई कर दोगे। आप बता, मसलन एक प्लॉट है, फर्ज किया मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, किसी एजेंसी ने पता लगा, उन्होंने कहा जी सर का ये फलां DHA में एक प्लॉट है और ये तो सर ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। ओके कोई बात नहीं, मुझे शोकाज नोटिस आ गया, अब मैं फ़ौरन अपना देखूंगा कि अच्छा यार ये रह गया कुछ, ये तो काम ख़राब हुआ, अच्छा ये पैसे कहाँ से आए थे, देखूंगा अच्छा यार ये तो वो आए थे, वो मैंने बैरिया टाउन में मेरा एक प्लॉट था, मैंने वो बेचा था और वो बेच के मैंने ये ख़रीदा था। अब इनके चेक की कॉपी, इनकी सारी एविडेंस सारा मेरे पास मौजूद होगा ना, तो मैं प्रूव करूँगा कि यार ये मेरा सोर्स था यहाँ पर। प्रॉब्लम कहाँ होगा? जब सोर्स नहीं होगा, जब ये ब्लैक मनी होगी। ब्लैक मनी का मतलब है जब मैंने इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया हुआ। अब मैं ये तो नहीं बता सकूंगा कि यहाँ से पैसे आए, तो फिर वो इसे उठा के क्या करेंगे, इनकम में ऐड करेंगे और अब टैक्स ले लेंगे। जो टैक्स मैंने पहले देना था वो अब ले लिया जाएगा बेसिकली। तो 3 बातें डिस्कस हो रही थी। नंबर 1 रिटर्न, असेसमेंट, अपील, ठीक है ना, और एक चौथी बात भी अटैच कर लें, रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। ये 4 बातें, रिटर्न, असेसमेंट, अपील, रिकॉर्ड, इन 4 बातों में से प्रीवियसली कोई 10 से 12 नंबर की कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन हो जाया करती थी, ठीक है। अभी भी आपको ऐसे ही तैयार रहना चाहिए कि इसमें से 10-12 नंबर की कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन हो सकती है। अच्छा, अपील को मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ 1 गो में, फिर मैं आपको अभी जाकर एक सेंड कर दूंगा इसके नोट्स, आपने वहाँ से इसको याद कर लेना है रादर देन बुक। अपील
नहीं, असेसमेंट तक यहाँ से याद करना है। इसमें तो पीडीएफ है नहीं ना, इसमें नहीं है। अपील के नोट्स यहाँ शामिल नहीं है। अपील का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने लगे हैं। अपील में थोड़ी अमेंडमेंट आई थी इस दफ़ा में, तो मैंने उसको रिवाइज करके एक रात बनाए हैं नोट्स, वो मैं आपको अभी भेज दूंगा, वहाँ से याद करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अपील का तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास एपीलेट अथॉरिटीज़ क्या हैं। सबसे पहला फोरम आता है कमिश्नर अपील, ठीक है। यानी आमतौर पर जब सेक्शन 121, 122, अब पहले तो ज़रा ये एक बात आप समझें कि अपील का मतलब क्या है। व्हेन यू डिसएग्री विद द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर, ठीक है ना, किसी भी अथॉरिटी के डिसीजन से आप डिसएग्री करें तो उस डिसीजन के अंदर ही लिखा होता है कि आपके पास अपील का फोरम क्या है, अपील का हक क्या है, कितने दिन के अंदर करना है, क्या प्रोसीजर है। इनलैंड रेवेन्यू छोड़ दो, बस कमिश्नर अपील बोल दें इसे, ठीक है। इनलैंड रेवेन्यू का मतलब है जो लोकल रेवेन्यू है, ठीक है ना। अच्छा जी, 120 में तो रिटर्न आपने बैठ के फिल की थी, बटन दबाया, रसीद क्रिएट हो गई, तो आपका जी मैं इससे एग्री नहीं करता। नहीं, आपने ही बनाई है भाई। इसका मतलब है जो नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती, क्योंकि डिसएग्री करना ही नहीं है तो आपने ही बनाया, तो नेचुरली यहां कोई डिसएग्रीमेंट क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। 121 कौन सी थी? बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट, आप कोई जवाब नहीं दे रहे थे, कमिश्नर ने उठा के आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास कर दिया, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन उसके पास थी। अब आप इस ऑर्डर से एग्री नहीं करते, कोई बात नहीं, आप अपील में चले जाएं। कहाँ? कमिश्नर अपील के पास। इसी तरह 122 में, इसी तरह 123 में, यहाँ से अपील के सर्कमस्टांसिस क्रिएट हुए, ठीक होगी ना बात। आप एग्री नहीं करते तो आप कहाँ चले गए? कमिश्नर अपील के पास चले गए। अपील जब भी करेंगे आपको इस तरह के अल्फाज अब नोट्स में लिखे नजर आएंगे कि इट शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है। और फिर फी जमा होगी, फिर विद इन टाइम होगा, नॉर्मली 30 डेज होंगे, इसके अंदर अंदर ही हमने सारा काम करना है। फिर क्या होगा, जब आप अपील करेंगे, आप अपील अपनी फाइल करेंगे तो आप ग्राउंड्स ऑफ अपील बताएंगे वहाँ पर कि यार मुझे क्या इतराज़ है इसके ऊपर, उसकी एक समरी बनाएंगे। वो ग्राउंड ऑफ अपील बना के एक अपील आप प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में जमा करा देंगे। फिर आपकी हेयरिंग लगेगी, फिर आपको नोटिस आएगा, डिपार्टमेंट वाला बंदा भी आएगा, कमिश्नर सुनेगा दोनों की बात। अब हो सकता है वो क्या करे, वो आपकी अपील को एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है रिजेक्ट कर दे, हो सकता है बल्ला आपको वापस दे दे, हो सकता है बल्ला आपसे वापस दे के फिर ले ले, ठीक है ना। अब ये वाले सारे काम जो है वो चल रहे होंगे अपील के अंदर, ठीक है ना। तो कमिश्नर अपील जो है हो सकता है आपकी फेवर में डिसीजन दे दे, हो सकता है पुराने ऑर्डर को सारे को कैंसिल कर दे, हो सकता है कोई डायरेक्शन दे दे, ठीक है ना। ये सारे इख्तियार उसके पास। अब या तो आपकी फेवर में डिसीजन आ गया या डिपार्टमेंट की, आपके अगेंस्ट का मतलब है डिपार्टमेंट की फेवर में आ गया, हो सकता है आपकी फेवर में आ गया कमिश्नर अपील से डिसीजन। अब वो जो कमिश्नर था जिसने ये ऑर्डर पास किया था, कौन सा, 121 का या 122 का, अब वो समझता है कि यार ये मेरे साथ ज्यादती की है कमिश्नर ने, इसने मौकफ मेरा ठीक नहीं सुना। अब वो आगे अपील में चला जाएगा, कहां पर? नेक्स्ट फोरम आ जाएगा एपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। इसका मतलब है कमिश्नर अपील के पास नॉर्मली समझे, कमिश्नर अपील के पास हमेशा टैक्स पेयर ही जाएगा, क्योंकि पहला ऑर्डर कमिश्नर ने जारी किया होगा तो वो अपने ऑर्डर के खिलाफ खुद ही तो नहीं जाएगा। तो कमिश्नर अपील के पास हमेशा टैक्स पेयर जाएगा, लेकिन यहाँ टैक्स पेयर भी जा सकता है और डिपार्टमेंट भी जा सकता है। अगर आपकी फेवर में डिसीजन आ गया तो फिर डिपार्टमेंट जाएगा, आप तो नहीं अपील में जाएंगे, और अगर आपके अगेंस्ट आ गया तो आप भी जा सकते हो। ये बात समझ आ गई? टैक्स पेयर भी, डिपार्टमेंट भी, अगेन विद इन रीजनेबल टाइम, जो वहाँ टाइम स्पेसिफाइड होगा। फिर दोबारा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, फीस जमा होगी, सारा कुछ होगा, फिर उसी तरह हेयरिंग होगी, फिर उसी तरह डिसीजन होगा। अब जब भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है ना इन असेसमेंट ऑर्डर्स के अगेंस्ट, हम एग्री नहीं कर रहे, तो हम दो वजह से एग्री नहीं कर सकते। यानी ग्राउंड ऑफ अपील हमेशा दो रीजन हो सकती हैं, एक को हम कहते हैं लॉ, दूसरे को कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट।
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब है कमिश्नर कहता है ये प्लॉट आपका था, आप कहते हो भाई मेरा है ही नहीं। अब हमारा डिस्प्यूट किस बात का है? फैक्ट का, ठीक है ना। वो कहता है आपने ये गाड़ी खरीदी, आप कहते हैं नहीं यार गाड़ी मेरे नाम ही नहीं, भाई मेरी गाड़ी कहाँ से आ गई? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। वो कहता है ये इनकम आपने रिसीव की है, आप कहते हैं मैंने तो रिसीव नहीं की है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एक है क्वेश्चन ऑफ लॉ। कमिश्नर कहता है यार ये इनकम आपने रिसीव की है, आपने कहा हाँ बिल्कुल रिसीव की है, लेकिन कमिश्नर कह रहा है कि ये टैक्सेबल है और मैं कह रहा हूँ ये एग्जेम्प्ट है। इस पे झगड़ा नहीं है कि ये इनकम मैंने रिसीव की है कि नहीं की है, लॉ की इंटरप्रिटेशन का फर्क। मेरे ख्याल में ये एग्जेम्प्ट है और उसके ख्याल में ये टैक्सेबल है। ये दो अलग अलग बातें हैं, एक है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और दूसरा है क्वेश्चन ऑफ लॉ। वो कहता है अगर तो डिस्प्यूट रिलेटेड था ना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो बस आपके पास ये दो फोरम थे, कमिश्नर अपील और एपीलेट ट्राइब्यूनल। अगर फिर भी आपके अगेंस्ट फैसला हो गया तो आप इससे आगे नहीं जा सकते। वो फाइनल डिसीजन हो गया, मसलन ये प्लॉट मेरा है कि नहीं है, डिसाइड हो गया। कमिश्नर ने भी कहा नहीं आपका है, कमिश्नर अपील ने भी कहा नहीं आपका है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था, डिसाइड हो गया, बस अब आप आगे फर्दर अपील में नहीं जा सकते। लेकिन इफ द मैटर रिलेट टू क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो फिर आप यहाँ से निकलकर हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लास्ट फोरम तक जा सकते हैं, बिकॉज इससे आगे फिर अल्लाह की अदालत में जा सकते हैं, ठीक है ना। नहीं बस फिर बेहतर है अल्लाह की अदालत पे छोड़ दें, ठीक है ना। अब उससे आगे जाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना जी। अच्छा जनाब, अगली बात सुने, अगली बात सुने। ये जो दो फोरम है ना, कमिश्नर अपील और एपीलेट ट्राइब्यूनल, ये दोनों एफबीआर के ही फोरम हैं। यानी ये जो लोग हैं ये एफबीआर के ही एम्प्लॉई हैं। लेकिन जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये फिर जजेस आगे हैं, ज़रा थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रल बात हो गई है। कमिश्नर अपील और ये लोग तो एफबीआर की पॉलिसी को ही थोड़ा सा लेकर चल रहे होंगे ना, उसके ही पैराई यानी उसी बैंडविड्थ के अंदर चल रहे होंगे। लेकिन ये दो फोरम अलग अलग आ गए, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर फोरम आ गए। लेकिन इन फोरम के ऊपर गुफ्तगू कौन सी हो सकेगी? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ की हो सकेगी। तो बस ये 3-4 बातें आपने याद रखनी है कि फीस कितनी है, टाइम कितना है, ये इसको बस ऐसे जर्नल्स आपने एक ओवरव्यू ले लेना है। इसके अंदर 1000 रुपये और 2500 रुपया, इतनी ज्यादा फीस नहीं है, टेंशन नहीं लेना आपने। तकरीबन हर केस में 30 दिन है। हाँ, कुछ जगहों पर लॉ इदारे को इख्तियार दे देता है कि वो चाहे तो टाइम को एक्सटेंड कर दे। ये हमने प्रोविजन डाली होती है कि ताकि जब कोई ऐसी ज़रूरत आ जाए जो आज हम जब किसी को बचाना पड़ जाए, ठीक है ना, आज हम ना देख सकें कि यार कल को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ गई है, तो फिर बचाने के लिए रेस्क्यू कैसे करेंगे। जैसे जब मियां नवाज शरीफ साहब को इन्होंने मुशर्रफ ने मार्शल लगाया ना, और तैयारा हाईजैकिंग केस में उसको पकड़ लिया और उसको सज़ा हो गई। चलो किया था या नहीं किया था, जो अदालत कह रही है, हम तो उसको सज़ा हो गई। फिर इंटरनेशनल लोग बीच में इन्वॉल्व हो गए और सऊदी अरब जो है वो निकाल के ले गया यहाँ से। तो वो जो लास्ट वाला जो चल रहा था ना हमारा केस, एक मिनट है जब मैं ज़रा अंसारी साहब की बात सुन लूँ। शीर तक पहुँच गए थे, मार्शल लग गया था, हाईजैक हो गया था। ऑन कर लो भाई, हो गया ऑन, चलो। तो तैयारा हाईजैक हो गया था और फिर सऊदी अरब जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था, उन्होंने सज़ा सुना दी और बीच में सऊदी अरब ने इंटरवीन किया, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, सारा कुछ हो गया। 10 साल तक बाहर रहे। अब अपील करने के तो दिन है 30। अब उस वक़्त ना उनके जहन में बात आई, ना उनके जहन में बात आई, अपील होनी रह गई। अब ये वाली प्रोविजंस अगर ना डली हों, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि यार अगर किसी वक्त किसी बंदे की ज़रूरत पड़ गई तो उसे रेस्क्यू कैसे करना है, तो 10 साल के बाद अपील दायर हुई, ठीक है ना, तो फिर बच गए। फिर अदालत ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं जनाब, बिल्कुल कोई गुनाह ही कोई नहीं है, मियाँ साहब से तो ज़्यादा बंदा नेक ही कोई नहीं, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब यह है कि ये प्रोविजन इस तरह से लॉ में, वो जो हम कहते हैं ना हमारे सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज इन ये हैं कि अपने ऐसी पॉकेट्स बना रखी होती हैं कि जब मर्जी जिस बंदे को रेस्क्यू करना होगा तो बिल्कुल उसे रेस्क्यू कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के ये कहता है कि ये बंदा सादिक और अमीन है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के कहता है कि ये टर्मिनोलॉजी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तस है, कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। ये वो सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं। दोनों लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठ के कहता है कि जनाब 2-4 बंदों को तो मैं वैसे ही ना हेल्प करवा दूंगा, टेंशन ना लो, लोग छोड़ जाएंगे, मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, तो पब्लिकली बैठ के कहता है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जहां पे हमारा सिस्टम सारा हाईजैक हुआ है। लेकिन किताबों में हमने ऐसे पढ़ना है 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, ठीक है ना। एक तो ये हो गया जी। अब क्योंकि हमारा ये टैक्सेशन के मैटर्स हैं, तो हमारे पास जो फोरम्स ऑफ अपील हैं वो 2 फोरम्स ऑफ अपील हैं। ये एक फोरम ऑफ अपील का जिक्र हो रहा है, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल फोरम ऑफ अपील, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फोरम ऑफ अपील। यानी अपील कैसे होगी? कमिश्नर अपील, एपेलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एक तो ये निज़ाम चलेगा। एक दूसरा निज़ाम चलेगा कि हम हर वक्त इस चैलेंज में फंसे हुए हैं कि हमारे लोग समझते हैं कि यार ये जो लोग हैं ना, जैसे कमिश्नर, जैसे मैंने ये कहा कि ये 2 लोग कौन हैं, ये तो एफबीआर के मुलाजिम हैं, ये तो वही पॉलिसी डिसीजन देंगे जो एफबीआर कह रहा होगा। तो हमें लगता है कि इनके डिसीजन बाइस्ड होंगे। अब हमने क्या किया, हमने एक और अपील का फोरम बनाया। हमने कहा आप ऐसा करें, एक नॉन कन्वेंशनल एपिलेट फोरम बनाते हैं जिसका नाम रख दिया ADRC, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लें अपनी अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि इस बजट में इसके अंदर चेंजेस आई हैं, ADRC के उसूल के अंदर चेंजेस आई हैं। ADRC, ये सारे नोट्स मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, वहां से आपने याद करना है। ADRC क्या है कि एक ऐसा फोरम बनाया जाए जिसकी बाइसनेस जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, कम फीलिंग आए, रिड्यूस हो जाए। हम उसके अंदर आमतौर पर क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार इस तरह के लोग शामिल करेंगे, इसमें एक बंदा तो ले लेंगे हम उधर से कमिश्नर से ही, FBR से, एक हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लेंगे, और एक बंदा हम जो इंडस्ट्री होगी ना उसको कहेंगे कि आप अपनी वो जो आपकी एसोसिएशंस बनी होती है ना, जैसे अगर टेक्सटाइल मिल का केस है तो पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन से उन्हें कहेंगे यार एक बंदा आप भेज दें। ऐसे एक ना ग्रुप बना देंगे 3-4-5 लोगों का, वो मिलकर केस को सुनेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इस बंदे के साथ कोई ज्यादती कर रहा है कमिश्नर या डिपार्टमेंट, और वो इस मसले को एज ए डिस्प्यूट लेके चलेंगे। जैसे उधर आपने बीला में पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा होगा जो बच्चे इस अटेम्प्ट में पढ़ रहे हैं, बीला में भी आप इस तरह का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आर्बिट्रेज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने पढ़ लिया हुआ उन्होंने पढ़ा हुआ। ये तकरीबन टैक्सेशन की आर्बिट्रेज का प्रोसेस है कि एक हम 2-3 लोगों का एक बेंच बना देंगे और वो बेंच इसको सुनेगा, हियरिंग करेगा, सारे मामलात देखेगा और फिर वो डिसीजन देगा, और उस डिसीजन को हम ठीक मानकर उसकी बेस पर इसका फैसला कर देंगे। लेकिन यहाँ वही मसला है कि इसको साथ ही इसका एक लीगल स्टेटस हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ क्या लीगल स्टेटस है? अगर कमिश्नर अपील ने एक फैसला किया है, या एपेलेट ट्राइब्यूनल ने फैसला किया है, या हाई कोर्ट ने किया है, या सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अब दोबारा कोई केस नया आया है, एपेलेट ट्राइब्यूनल ने एक तरह के केस में एक फैसला दिया, अब एक नया केस आया उसी तरह का, तो फौरन इसको एज ए केस लॉ पेश करेगा कि पहले जनाब ये सिचुएशन थी तो ये फैसला हुआ था, तो मेरे वाले केस में भी यही फैसला होना। इसे हम कहते हैं कि जो डिसीजंस होते हैं वो एज आ रेफरेंस कोट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जितने नॉन कन्वेंशनल फोरम होते हैं इनके डिसीजंस को ये वाला लीगल राइट अवेलेबल नहीं होता, वो स्पेसिफिक टू दैट पर्सन है। आप ये नहीं कह सकते निशात मिल के केस में ये हुआ तो डीजी सीमेंट में भी हमारे साथ ऐसा करे, ऐसा नहीं कह सकते। ये थोड़ा सा हमें मिजाज समझना है इस अपील का और इस सारे उसका। तो 2 फोरम ऑफ अपील आपके पास आ गए हैं। एक कौन सा आ गया? कन्वेंशनल फोरम। कन्वेंशनल फोरम में कौन कौन से फोरम आ गए?
4 फोरम आ गए, कमिश्नर अपील, एपेलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। पहले 2 फोरम FBR के अंडर ही हैं। पहले 2 फोरम में आपने डिसीजन फाइनल हो जाएगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। जो नॉन कन्वेंशनल फोरम है जिसका नाम क्या है, ADRC। ADRC में सबसे पहला मसला ये है कि ये फोरम के जो केसेस होंगे वो एज अ केस लॉ प्रेजेंट नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। वो एज अ केस लॉ प्रेजेंट, वो एक हत्ता कि एक पार्टी ये भी नहीं कह सकती मेरे साथ 2014 में ऐसे किया था तो मेरे साथ ही 2015 में भी ऐसे करें, नहीं। वो एक सिचुएशन, एक किस्म की प्री बार्गेन टाइप की वो चीज़ है। वहाँ हम मिलजुल कर एक इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एक डिसीजन ले लेते हैं कि यार अगर एक पैसे इतने अपील करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा, तो डिपार्टमेंट कहता है चलो यहाँ से कुछ पैसे निकल रहे हैं तो उसको निकाल लिया जाए। तो ये ओवरऑल हमारा ये चैप्टर है रिगार्डिंग रिटर्न, असेसमेंट एंड अपील। छोटा सा कल का एक दिन लगेगा हमारा रिकॉर्ड्स के ऊपर, ये वाला एरिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस एरिया में से एक न्यूमेरिक आ सकता है, दैट इज, वो भी हम जंप करके आए हैं, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, यानी थ्योरेटिकल की बजाय अगर यहाँ से कोई न्यूमेरिक काम आ जाए तो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चल।